हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। कुछ स्टैब्लिशमेंट रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है तो आपके लिए लाया हूँ यहाँ पे। यह वीडियो जो है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम का है, जो कि एग्जाम का डेट जो अभी कंडक्ट किया गया था ऑन द डेट 16 दिसंबर 2025, अभी हाल फिलहाल में ही कंडक्ट किया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हेल्थ एजुकेटर्स एंड डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफ एजुकेटर्स मेल एंड फीमेल अंडर रेलवे सर्वेंट्स आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005 आर क्लासिफाइड एज। तो रेलवे कर्मचारी कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि नियम 2005 के तहत स्वास्थ्य शिक्षकों और जिला विस्तार शिक्षकों पुरुष और महिला को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो जितने भी बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो हेल्थ से रिलेटेड पर्सन है उनको एक्सक्लूडेड कैटेगरी में ही रखा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। यहाँ पे दिया है, रेलवे सर्वेंट्स एम्प्लॉयड इन कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी अंडर रेलवे सर्वेंट्स आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005 इंक्लूड्स। तो देखिए यहाँ पे, रेलवे सेवक कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि नियम 2005 के अंतर्गत गोपनीय क्षमता में नियोजित रेल सेवकों में निम्नलिखित शामिल है। गोपनीय क्षमता में नियोजित रेल सेवकों को, तो स्टेनोग्राफर्स वर्किंग ईदर इन अ सेपरेट कॉन्फिडेंशियल सेल और अटैच टू द ऑफिसर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, साइफर ऑपरेटर्स, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो यहाँ से देखिए, साइफर का मतलब ही होता है बेसिकली कुछ ऐसा डिकोडेड फॉर्म है कि मतलब जो कॉन्फिडेंशियल ना हो। यहाँ से भी पता लग रहा है कि सेपरेट कॉन्फिडेंशियल सेल में काम कर रहा है तो मतलब वो गोपनीय ही होगा। कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट है और पर्सनल असिस्टेंट, ये सब क्या है? गोपनीय रहते हैं। तो बेसिकली ये जो तीनों पॉइंट जो है तो यहाँ देखने से ही एक पहला ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, सो बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन वी कैन ऑल्सो गो। नेक्स्ट है, फॉर ट्रांसफर विद इन द सेम स्टेशन वेयर नो चेंज ऑफ रेसिडेंस इज इन्वॉल्व देन कॉम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज पेड एट वो परसेंटेज ऑफ बेसिक पे। अब देखिए यहाँ पे, जब कभी ऐसा केस हो कि जहाँ पे कि ट्रांसफ़र जो है वह विद इन सेम स्टेशन हो रहा है, ठीक है, और आपका रेसिडेंस भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इस केस में जो सीटीजी होगा वह एडमिसिबल नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्लीज रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन टेक्निकल रेजिग्नेशन फ्रॉम रेलवे सर्विस बाय रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय हिज और हर लियन विल बी मेंटेन्ड इन द पेरेंट कैडर फॉर अ पीरियड ऑफ डैश डैश मंथ। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और उसका जो लियन मेंटेन होगा वह कितने समय के लिए होगा इसके बारे में बात की जा रही है। सो नियमित रेल कर्मचारी द्वारा तकनीकी इस्तीफा देने पर उसके या उसकी मूल कैडर में लियन कितने महीने तक बनाया रखा जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज 24 मंथ्स। ठीक है, तो अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय अगर टेक्निकल रिजाइन करता है टेक्निकली, तो उसका लियन जो है उसके पेरेंट कैडर में मेंटेन रहता है 24 महीने तक। ठीक है, उसके जब भी रिटायरमेंट की डेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर अंडर स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज इज चार्ज अंडर विच डिमांड नंबर? इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, और आप सभी को जो है तो इसका आंसर देना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर अंडर स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज इज चार्ज अंडर डिमांड नंबर 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोपेरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन अकाउंट मैनुअल, इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड, इस्टेब्लिशमेंट कोड और मॉडल एसओपी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज, आपने पढ़ा होगा इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड के अंदर जो है आपका कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोपेरिटी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो बेसिकली इसके अंदर अगर मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा मैं, स्टैंडर्ड्स और कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोपेरिटी, तो यह जो है तो आपको पैरा नंबर 116 याद रखना है, IRFC। ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 का जो पैरा 116 है उसके अंदर यह मेंशन किया हुआ है। और इसके अलावा इसको जो है तो रूल नंबर 21 ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल 2017, ठीक है, इसके अंदर भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो बेसिकली कुछ की पॉइंट्स मैं आपको लिए रख रहा हूँ यहाँ पे कि एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी द प्राइमा फेसी बी मोर देन ओकेजन डिमांड। सबसे पहला जो है कैनन है
फिर दूसरा कैनन है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको इस तरह से मतलब अपने एक्सपेंडिचर इनकर करना चाहिए या उस विजिलेंस से अपने एक्सपेंडिचर इनकर करना चाहिए, ठीक है, जैसे कि वह ऑर्डिनरी प्रूडेंस के साथ अपने खुद के एक्सपेंडिचर या अपनी मनी को इनकर करता है या खर्च करता है। ओके, तीसरा यह बोला जा रहा है कि जो पब्लिक मनी है दैट शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, अनलेस द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इनसिग्निफिकेंट हो जाए या क्लेम जो है दैट कुड बी इन्फोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ लाइक थिंग्स। और इसके अलावा जो है तो अमाउंट ऑफ अलाउंसेस जो हैं सच एज ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गया, दैट शुड नॉट बी, इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो एक तरह से जो है तो आपका सोर्स ऑफ प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, या दैट शुड नॉट बी अ होल सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू द रेसिपिएंट, ठीक है। तो ये कुछ जो है तो 4 कैनन्स थे इंपॉर्टेंट और इनको आपको याद रखना है, इसके लिए इसको भी आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है prohibition of sexual harassment of women at a workplace is dealt with under rules of railway service conduct rule 1966। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूल 3C। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रूल 3C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। ये भी आपको पता होगा, डीम्ड सस्पेंशन दैट इज SF2, ठीक है, SF1 दैट इज सस्पेंशन, SF4 रिवोकेशन हो गया, ठीक है, SF3 दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज्ड ऑफिशियल्स, ओके, और SF2 दैट इज द डीम्ड सस्पेंशन। सो SF2 जो है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम फैमिली पेंशन अंडर 7th CPC। तो देखिए 7th CPC के अंदर न्यूनतम पारिवारिक पेंशन क्या है, 3500, 9000, 1950 और 1150। तो जो 7th CPC है अगर मैं बात करूं तो उसका जो लेवल 1 है आपको याद होगा दैट इज़ 18,000 रुपीज़ है, ठीक है, और जो लेवल 18 है दैट इज़ 2,50,000 रुपीज़ है। ओके, तो यहाँ से जो पेंशन बनेगी, ठीक है, दैट विल बी आ मिनिमम कितनी होगी 9,000 रुपीज़ मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी होगी दैट विल बी आ 1,25,000 रुपीज़ मैक्सिमम। सो 9,000 रुपीज़ द राइट आंसर। तो प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन जो है तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए जो है तो मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, क्लेम्स फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल चार्जेस शुड बी प्रेफर्ड विद इन डैश मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो चिकित्सा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए दावा उपचार पूरा होने की तिथि से कितने महीनों के भीतर किया जाना चाहिए। ओके, तो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 18 महीने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज 6 मंथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11, फुल फॉर्म ऑफ DLI स्कीम। तो DLI स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, DLI योजना क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज अ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। तो यहाँ पे थोड़ा सा DLI स्कीम के बारे में भी जान लेते हैं, दैट इज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था या दिस स्कीम वर्क्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 8 जनवरी 1975। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सोशल सिक्योरिटी टू द फैमिलीज ऑफ सब्सक्राइबर टू स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड, ओके, SRPF, एंड अ पॉजिटिव इंसेंटिव टू रेलवे एम्प्लॉयज़ हु सेव मोर। दैट मीन्स उनको जो है तो PF अकाउंट पे जो है तो पैसा जाएगा, ठीक है, दैट इज़ इनका अकाउंट हमेशा क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। तो उसके लिए जो है तो यह स्कीम लॉन्च की गई थी, और इसमें जो है तो कोई प्रीमियम का नहीं पे करना है आपको, नो पेमेंट ऑफ प्रीमियम इज़ रिक्वायर्ड। तो ये भी आप सबको पता होगा जितने भी ओल्ड पेंशन स्कीम वाले हैं। और इसमें जो आपको मिनिमम सर्विस चाहिए, ठीक है, वह कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ 5 ईयर्स। तो इट इज़ एज सिंपल एज। एंड इसके अलावा जो मिनिमम क्वालिफाइंग बैलेंस है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे कि इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग बैलेंस है वह कितना होना चाहिए। इससे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्रेड पे अगर मोर देन या 4800
है, तो इस केस में जो मिनिमम क्वालिफाइंग बैलेंस ऑफ द पीएफ अकाउंट होना चाहिए वह कितना, 25,000 रुपये। ओके, इसके अलावा ग्रेड पे 4200 से 4800, मतलब मोर देन 4200 है बट लेस देन 4800 है, तो इस केस में 15,000 रुपये। ओके, इसके अलावा ग्रेड पे अगर लेस देन 4200 है तो इस केस में दैट इज़ 10,000 रुपीज़। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है, अंडर विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज अ रेलवे सर्वेंट प्रोहिबिटेड फ्रॉम बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेलवे कर्मचारी को राजनीतिक दल का सदस्य बनने से रोका गया है? रूल नंबर 8, रूल नंबर 4, रूल नंबर 6 और रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 4 बेसिकली क्या बोलता है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ रेलवे सर्वेंट्स इन अ कंपनी और फर्म, ठीक है, जिसको कि गवर्नमेंट पैट्रोनेज मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप किसी अपने रिलेटिव को जो है तो एम्प्लॉयमेंट किसी ऐसी कंपनी जिसका कि रेलवेज़ के साथ लेन देन वगैरह हो, ठीक है, उसके लिए जो है तो यहाँ पे उसको प्रोहिबिट करता है। इसके अलावा जो आपका रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 बेसिकली वह बोलता है किसके बारे में, दैट इज़ टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स। ओके, या पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो रूल नंबर 6 है दैट इज़ बात करता है वह ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन और यूनियन। सो एसोसिएशन और यूनियन बाय रेलवे सर्वेंट, ठीक है। तो एसोसिएशन या यूनियन ज्वाइन करना, ये रूल नंबर 6 हो गया। पॉलिटिक्स या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, दैट इज़ रूल नंबर 5। ओके, रूल नंबर 7 बेसिकली क्या है, दैट इज़, इसको भी देख लेते हैं। रूल नंबर 7 जो है डिमॉन्स्ट्रेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रूल नंबर 8 दैट इज बेसिकली कनेक्शन विथ प्रेस और अदर मीडिया। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स हो गए। सो यहाँ पे रूल नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ प्रान? हाउ मेनी डिजिट्स डज अ प्रान नंबर हैव? तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो बेसिकली दैट इज प्रान इज नथिंग बट अ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और इसका जो संख्या है वह कितनी होती है, 12 होती है। तो प्रान इज़ अ 12 डिजिट नंबर। बेसिकली इसका जो मेन पर्पज है फॉर ट्रैकिंग द एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रिटायरमेंट कॉर्पस, ठीक है। तो इसके थ्रू ट्रैकिंग होती है किसकी, एक तो सबसे पहला कि एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रिटायरमेंट कॉर्पस, ठीक है। कॉर्पस एक अमाउंट हो गया आपका। तो उसकी जो ट्रैकिंग है वो किसके थ्रू होती है, इसी 12 डिजिट नंबर के थ्रू होती है प्रान। ये थ्रू आउट द लाइफ जो होता है वह सेम होता है, ठीक है। और बेसिकली इसको इशू कौन करता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इट इज़ इशूड बाई सीआरए। सीआरए का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए। तो सीआरए इज़ नथिंग बट अ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, ठीक है, दैट इज अ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। सो दिस इज रिलीज बाय सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। और जो भी एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको जो है तो प्राण लेना मैंडेटरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज पीएफआरडीए स्टैंड फॉर? तो पीएफआरडीए का पूरा नाम क्या है, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है दैट वाज सेटअप इन द ईयर 2003, ठीक है। तो ये सेटअप हुई थी कब, दैट इज सेटअप इन 23 अगस्त
2003 को सेटअप हुआ था। ओके, अब यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यह है कि काम क्या करता है बेसिकली। तो यह एक रेगुलेटर है और किसको रेगुलेट करता है यह भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो PFRDA है यह रेगुलेट करता है NPS। ओके, सो PFRDA रेगुलेट्स NPS। अब NPS में कंट्रीब्यूशन कौन कौन करता है, तो जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा आपके स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा आपके जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं तो उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो बेसिकली इन सभी के कंट्रीब्यूशन दैट मीन्स NPS, चाहे वो टायर 1 हो या टायर 2 हो, दोनों अकाउंट्स को रेगुलेट करता है, दैट इज़ PFRDA। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड PFRDA जो है तो एक तरह से हमारा क्या है, पेंशन फंड मैनेजर है। ठीक है, इट इंश्योर्स दैट कि उसकी जो ग्रोथ है वो ऑर्डरली होती रहे और डेवलपमेंट ऑफ पेंशन मार्केट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और जो अभी UPS है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, इसका भी रेगुलेटर जो है वो कौन है, PFRDA ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे। औसत वेतन पर अवकाश की नकदीकरण सीमा क्या है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 120 दिन। तो इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे कैन नॉट बी मोर देन 60 डेज। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे कि बेसिकली 6 टाइम्स जो है तो हम कर सकते हैं थ्रू आउट द सर्विस, और एक बार में जो है तो 10 LAP जो है तो इनकैश कर सकते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो है टोटल जो इनकैशमेंट होगा वह 60 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OIRMS। तो OIRMS क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो OIRMS इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिकली इट इज़ अ ऑटोमेटेड पेपरलेस पोर्टल है, पेपरलेस पोर्टल। और इसका जो यूज है इंडियन रेलवेज करता है। ठीक है, RRB जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, टू मैप वैकेंट पोस्ट। तो वैकेंट पोस्ट को मैप करने के लिए और स्टाफिंग इंडेंट को बनाने के लिए, ओके, टू क्रिएट स्टाफिंग इंडेंट एंड मैनेज एंड टू एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एंड टू एंड मैनेज करने के लिए जो है तो यह पोर्टल OIRMS पोर्टल को यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अंडर विच प्रोविजन डज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी स्टाफ कैंटीन्स फॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज फैक्ट्री एक्ट 1948। ओके, सो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर जो है तो यहाँ पे जहाँ भी मोर देन 250 किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में अगर 250 वर्कर्स हैं तो उस केस में वहाँ का जो एम्प्लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे उनके लिए कैंटीन की जो सुविधा है वो प्रोवाइड की जाए। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, पूछा जा रहा है व्हेन वाज द फर्स्ट कैट इस्टेब्लिश्ड। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो पहला कैट है दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1985 और 1 नवंबर 1985 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड इट वाज क्रिएटेड अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। ओके, और ड्यूरिंग by following 42nd amendment ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको। बेसिकली
इसका जो मेन पर्पज है दैट इज़ टू प्रोवाइड डेडिकेटेड एंड स्पीडी फोरम। इसके लिए जितने भी डिस्प्यूट्स हैं जो कि रिक्रूटमेंट के हिसाब से हैं या सर्विस कंडीशन को लेके हैं, ठीक है, सर्विस कंडीशन रिक्रूटमेंट हो गया या सर्विस कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो उसको हैंडल करने के लिए या एडजुडिकेट करने के लिए बेसिकली यह उनके डिस्प्यूट की रिड्रेसल के लिए यह एक फोरम है जो कि स्पीडी जो है तो जस्टिस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो कैट के बनाने का पर्पज़ यही था, दैट इज़ 1 नवंबर 1985, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SLP इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। सो SLP इज़ नथिंग बट अ स्पेशल लीव पिटीशन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से आगे कंटिन्यू करने के लिए। तब तक बेस्ट विशेष आप सभी को। और मैंने एक फेसबुक पे अपना पेज बनाया है रेलवे पार्टनर के नाम से, जहाँ पे मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी डालूँगा, तो इसको भी आप फॉलो कर लें। और यूट्यूब पे अगर आप नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे भी आप रेलवे पार्टनर चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़रूर शेयर करें। और कोई डाउट है अगर तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।